बेटा सुमित, दोनों में मात्र 2 साल का अंतर था। मंजू देवी ने एक साथ ही दोनों बेटों की शादी तय कर दी क्योंकि उन्हें उनके मन माफिक 2 लड़कियां मिल गईं। बड़े बेटे अजीत की शादी उन्होंने कामनी से तय की और छोटे बेटे सुमित की शादी निकिता के साथ। मंजू देवी का मन था कि दोनों बेटे की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दी जाए ताकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मंजू देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे, तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियां वक्त पर निभा लेना चाहती थी क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा। लेकिन होने वाली छोटी बहू निकिता के मायके वाले अभी निकिता की शादी 2 साल नहीं करना चाहते थे क्योंकि निकिता की पढ़ाई चल रही थी। इसीलिए मंजू देवी ने निकिता और सुमित की सगाई करके 2 साल बाद शादी करने की सोची और कामनी और अजीत की शादी करवा दी। कामनी मंजू देवी के घर उनकी बड़ी बहू बनकर आ गई। सब कुछ अच्छे से हो गया। छोटी बहू और उसके मायके वाले भी शादी में आए थे। सब काफी अच्छे से हो रहा था। छोटी बहू निकिता भी काफी मिलनसार थी और सबसे बहुत अच्छे से बोलती बतियाती थी। आखिर 2 साल बाद वो भी तो इसी घर की बहू बनने वाली थी। कामनी ने ससुराल जाकर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। मंजू देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी और बहू से उनकी अच्छी बन रही थी। निकिता भी बीच-बीच में मंजू देवी के घर यानी कि अपने होने वाले ससुराल में आती रहती थी। उसके आने पर मंजू देवी हर बार यही बोलती कि बस अब जल्दी से तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर तुम्हें भी जल्दी से इस घर की छोटी बहू बनकर बनाकर ले आऊं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। कामनी और निकिता की भी अच्छी बनने लगी थी। निकिता को कुकिंग का बहुत शौक था। वो जब भी आती थी अपने हाथ की बनी हुई रेसिपी लेकर जरूर आती थी। सबको घर में वो रेसिपी बहुत पसंद आती थी। कामिनी हमेशा बोलती थी कि निकिता, खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद मेरे हाथों में नहीं। तुम जब इस घर में ब्याह कर आ जाओगी तो मैं तुमसे सारी रेसिपी अच्छे से सीखूंगी। और निकिता बोलती थी, बिल्कुल भाभी, मैं बिल्कुल अपने जैसा खाना बनाना आपको सिखा दूंगी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अजीत और कामिनी की शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। अब मंजू देवी ने कामिनी और अजीत से बोलना शुरू कर दिया कि देखो, अब मेरे भी उम्र हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अपने जाने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं और अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूं। तो अब तुम लोग जल्दी से मुझे पोते या पोती का मुंह दिखा दो। उसके बाद जल्दी से निकिता भी आ जाए तो सुमित का बच्चा भी देख लूं ताकि मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूं। अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं कि कब तक मेरा शरीर साथ देगा। वैसे ऐसा नहीं था कि कामिनी और अजीत अभी बच्चा करना नहीं चाह रहे थे, पर अभी तक कामिनी कंसीव नहीं कर पाई थी। पर अभी वक्त भी कितना हुआ था उनकी शादी को, तो उन्हें लगा धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कामिनी कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब मंजू देवी को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। उन्होंने कामिनी और अजीत से बोला कि तुम लोग डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी होगी तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाएगी। वक्त रहते इलाज करवा लो। कामिनी और अजीत को मंजू देवी की बात बिल्कुल सही लगी और वह लोग डॉक्टर से मिलने के लिए गए। डॉक्टर ने दोनों का सारा चेकअप किया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बोला, आप लोगों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक दूसरे को वक्त दीजिए। अभी आपकी शादी को 1 साल ही हुआ है, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। बच्चा हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कामिनी और अजीत वापस घर आ गए। मंजू देवी ने भी राहत की सांस ली कि चलो, दोनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कामिनी कंसीव नहीं कर पा रही थी। वो धीरे धीरे डिप्रेस होती जा रही थी। मंजू देवी को भी अब चिंता होने लगी थी। 2-3 डॉक्टरों से अब तक कामिनी और अजीत मिल चुके थे और सबने यही कहा था कि किसी में कोई कमी नहीं है। कामिनी अब उदास रहने लगी थी। निकिता बीच बीच में आया करती और कामिनी को उदास देखकर उससे बहुत प्यारी बातें करती थी ताकि कामिनी का मूड ठीक हो जाए। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार हो गया था। निकिता जब भी मंजू देवी के घर आती तो कामिनी के लिए अपने हाथ की बनाई कोई ना कोई स्पेशल डिश तो जरूर लाती क्योंकि उसे पता था कि कामिनी बहुत डिप्रेस है और उसका मूड ठीक करने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। कामिनी भी निकिता को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और सोचती थी वह कितनी नसीबों वाली है कि उसे इतनी अच्छी सास और देवरानी मिल रही है जो हर तरह से उसका साथ देती है। सासू माँ भी कामिनी को समझती थी, समझाती थी और कोई बात नहीं, जब कोई कमी नहीं है तो आज नहीं तो कल, कल तो बच्चा हो ही जाएगा। सुमित भी अपने बड़े भाई अजीत को सांत्वना देता था कि टेंशन मत लो भाई, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित और अजीत अपने पापा के बिजनेस को ही संभालते थे और मिलकर काम करते थे और होने वाला प्रॉफिट दोनों अपने पास 40-40% रखते थे और बाकी का 20% मंजू देवी अपने पास रखती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी तरह देखते देखते 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कामिनी मां नहीं बन पाई। अब सुमित और निकिता की शादी का वक्त आ चुका था और निकिता भी अब मंजू देवी की बहू बनकर उनके घर आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत घुल मिलकर रहते थे। निकिता और सुमित की शादी को भी लगभग 6 महीने बीत गया और कामिनी और अजीत की शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। मंजू देवी को अब कामिनी और अजीत से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, पर उन्हें पता था इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं। इसीलिए अब उन्हें सुमित और निकिता का ही भरोसा था कि वह दोनों ही उन्हें उनके पोते या पोती का मुंह दिखाएंगे और उन्होंने निकिता और सुमित से बोलना शुरू किया कि देखो, अब तुम लोगों की शादी को भी 6 महीना बीत चुका है। अब तुम लोग बच्चे के लिए कोशिश करो। वक्त पर बच्चा हो जाए तो सही रहता है। कामिनी और अजीत को भी आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। मंजू देवी कभी भी नहीं चाहती थी कि कामिनी को इस बात का बुरा लगे कि वो मां नहीं बन पा रही है
और उसकी सास उसे कोई ताना मार रही है। मंजू देवी बहुत ही समझदार औरत थी। निकिता और सुमित भी बहुत सोच समझकर कुछ बोलते थे कि कहीं कामिनी और अजीत को बुरा ना लग जाए। खैर इसी तरह वक्त बीत रहा था। अब कामिनी और अजीत ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उनमें कोई कमी तो नहीं थी। फिर भी कामिनी गर्भवती नहीं हो पा रही थी। कामिनी तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों के बाद निकिता गर्भवती हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कामिनी और अजीत भी बहुत खुश थे कि चलो अब घर में एक नन्हा मेहमान तो आएगा, जिससे पूरे घर में रौनक हो जाएगी। कामिनी निकिता का पूरा ख्याल रखती थी। मंजू देवी भी बहुत खुश थी अपनी अगली पीढ़ी को देखने के लिए। इसी तरह वक्त बीत रहा था और निकिता का गर्भ लगभग 3 माह का हो गया था। एक दिन निकिता बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब लोग उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने निकिता का चेकअप किया और बोला बच्चा पेट में मर चुका है, तुरंत निकिता का एबॉर्शन करना पड़ेगा। सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए। ये सब कुछ कैसे हो गया? अभी निकिता की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था और डॉक्टर ने निकिता का अबॉर्शन कर दिया। निकिता घर आ चुकी थी और काफ़ी दुखी थी। घर में सब लोग काफ़ी दुखी थे, पर सबको पता था निकिता और सुमित का दुख सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सब उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद निकिता दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी ठीक वही हुआ। 3 महीने के बाद निकिता का दोबारा गर्भपात करवाना पड़ा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी को बच्चा ही नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ठीक होते हुए भी और निकिता का बार-बार एबॉर्शन हो जा रहा है। कुछ वक्त के बाद निकिता तीसरी बार गर्भवती हुई थी। वो पूरी सावधानी रख रही थी। धीरे-धीरे 3 माह बीत गया। इस बार निकिता कामनी से बहुत दूर-दूर रह रही थी और बराबर डॉक्टर के संपर्क में थी। 4 महीने बीत चुके थे। सब कुछ ठीक-ठाक था। मंजू देवी ने एक दिन निकिता से बोल, चलो इस बार सब कुछ ठीक-ठाक है। भगवान करे सब ठीक रहे और तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। लेकिन निकिता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मंजू देवी से कहा, मम्मी अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कामनी दीदी खुद मां नहीं बन पा रही हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि मेरा भी बच्चा हो और मेरा बच्चा बार-बार वही मार रही हैं। इस बार मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ, तो देखिए अभी तक सुरक्षित हूँ। मैं उनका दिया कुछ खाती भी नहीं हूँ। निकिता ने इस तरीके से, इतने तरीके से ये बात कही कि मंजू देवी के अंदर भी ये बात घर कर गई कि ऐसा तो हो सकता है और मंजू देवी अपनी अगली पीढ़ी के लिए इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। निकिता और सुमित ने मंजू देवी से साफ-साफ कह दिया कि कामनी के रहते उनका बच्चा सुरक्षित नहीं है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। मंजू देवी जैसी समझदार महिला भी बच्चे के लालच में उनकी बातों को सच मान रही थी। सच क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस बार मंजू देवी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह अजीत और कामनी के पास गई और बोली, देखो अजीत, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों कोई गलती कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक निकिता का बच्चा ना हो जाए तुम दोनों हमारे दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे दोनों भाई मिलकर बिजनेस चलाते हो, बस घर अलग हो जाएगा। अजीत और कामनी कोई बेवकूफ तो थे नहीं, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बातों का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो इस घर पर वारिस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दोनों बहुत दुखी थे। इतना बड़ा लालछन उनके ऊपर लगा दिया गया था। दोनों चुपचाप अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए बिना किसी शिकायत के। पर कामिनी अंदर तक टूट गई थी। बिना सच्चाई जाने उसकी सास उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। मंजू देवी भी अंदर से खुश नहीं थी, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। निकिता और सुमित अब बहुत खुश थे। कामिनी और अजीत भी समझ चुके थे अब उनके घर में उनकी वो जगह नहीं है। उन्होंने खुद सबसे बहुत दूरी बना ली थी, क्योंकि अब वो कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद निकिता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मंजू देवी बहुत खुश थी और वह अपने पोते में इस तरह से रम गई थी कि अपने बड़े बेटे बहू को भूल गई, क्योंकि पोता तो आखिर उनके छोटे बेटे बहू ने दिया था। धीरे-धीरे 1 साल का वक्त गुजर गया। इस बीच अजीत ने अपना अलग बिजनेस भी शुरू कर लिया और पिताजी का सारा बिजनेस सुमित ने ले लिया। अजीत और कामनी एक छोटे फ्लैट में तो शिफ्ट हो ही चुके थे और वह बड़ा घर सुमित और निकिता का हो चुका था, क्योंकि कामनी ने साफ बोल दिया था कि उस घर में उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा है, इसीलिए वह कभी दोबारा उस घर में रहना नहीं चाहती है। एक दिन कामनी को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है और जब उसने चेक किया तो सच में वह गर्भवती थी। अजीत और कामनी में खुशी की लहर दौड़ गई। कामनी अपना पूरा ख्याल रखने लगी, लेकिन कामनी ने इस बारे में मंजू देवी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह अभी तक उस बात को भूली नहीं थी कि मंजू देवी ने ना बोलते हुए भी उसके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। कामनी ने अपने घर में एक काम वाली को रख लिया ताकि वह अपना पूरा ख्याल रख सके। कामनी एक दिन डॉक्टर के पास जा रही थी तो काम वाली ने पूछा कि वह किसी डॉक्टर को दिखा कर रही है। कामनी ने जब डॉक्टर का नाम बताया तो काम वाली ने बोला, वह डॉक्टर अच्छा नहीं है, आप वहां मत जाइए। इस पर कामिनी ने बोला, अरे नहीं, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरी देवरानी ने उसी से इलाज करवाया था, उसके तो 2-3 बच्चे शुरू के खराब हो गए, उसके बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, इसीलिए मैं भी उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। कामवाली ने बोला, भाभी आपको कुछ नहीं पता, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं, वह अच्छा डॉक्टर नहीं है, मेरा पति उसी के अस्पताल में वार्ड बॉय है, आप बोलिए तो मैं आपको अपने पति से मिलवा दूंगी, वह आपको सारी सच्चाई बता देगा।
कामनी को लगा ऐसा क्या है, उसने अजीत से इस बारे में बात की। अजीत ने कामवाली के पति को बुलाया। कामवाली का पति मोहन कामनी के घर आया। उसने बोला, मैडम आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बीवी ने आपके बारे में बताया, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत जगह पर जाएं, वह अच्छे डॉक्टर नहीं है। अजीत ने मोहन से बोला, क्यों भाई ऐसा क्या करते हैं वह? मेरे भाई की पत्नी की भी डिलीवरी वहीं पर हुई है और उसके पहले उसके 2 अबॉर्शन भी हुए थे, फिर भी उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वार्ड बॉय ये सब बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, आप लोगों को कुछ भी सच्चाई नहीं पता है, आप लोग बहुत भोले हैं। तो अजीत ने बोला, तो तुम ही सच्चाई बता दो। मोहन ने बोला, जरा अपने भाई और अपने उनकी पत्नी की फोटो तो दिखाइए, जरा मैं भी तो देखूं। जब अजीत ने अपने मोबाइल पर सुमित और निकिता की फोटो दिखाई तो मोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इनका अबॉर्शन हुआ ही नहीं था, इन्होंने अबॉर्शन करवाया था क्योंकि इनके पेट में लड़की थी। अजीत ने बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मोहन ने बोला, यही तो धंधा है डॉक्टर साहब का, वो पहले ही चेक करके बता देते हैं कि पेट में लड़की है या लड़का, और जिसे लड़की नहीं चाहिए होती है उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पेट में बच्चा मर गया है और तुम्हारा तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा, और इस तरह से वो लड़की की भ्रूण हत्या भी कर देते हैं और खुद पर कोई दाग भी नहीं लगने देते। कई बार माँ-बाप इसमें शामिल होते हैं और कई बार माँ-बाप नहीं जानते, बल्कि घर वाले डॉक्टर साहब से मिलकर ये सब बुलवाकर कि पेट में बच्चा मर गया है, गर्भवती का अबॉर्शन करवा देते हैं। पर आपके भाई और उनकी पत्नी का फोटो देखकर मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूँ, सब कुछ इन दोनों ने ही किया और किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर साहब के साथ ही रहता हूँ और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब तो अजीत और कामनी के होश उड़ गए, कोई इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है और क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर उसके बाद कामिनी को टारगेट क्यों किया? अजीत और कामिनी के होश उड़ गए थे ये सब बातें सुनकर। कामिनी का दिमाग में अब एक बात और आई। उसने अजीत से बोला, अजीत तुमने एक बात पर गौर किया, मैं जब तक उस घर में रही मैं गर्भवती नहीं हो पाई। जब तक मैं निकिता के टच में रही मैं गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि वह शादी के पहले से ही घर आती थी, और जब मैं निकिता से दूर हुई और उस घर से दूर हुई और गर्भवती हो गई मैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो हमेशा यही बोला है कि मेरे और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? अब तो अजीत का भी माथा ठनक गया। उसने मोहन से पूछा, एक बात और बताओ मोहन, क्या तुम्हारे डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा भी देते हैं जिससे औरत गर्भवती ना हो पाए और किसी को कुछ पता भी ना चले? मोहन ने बोला, साहब मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, वो बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। निकिता मैडम और सुमित साहब काफी पहले से डॉक्टर साहब के पास आते थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और निकिता मैडम डॉक्टर साहब से गर्भ रोकने की दवाइयाँ लेती थी। अब दवाई किसके लिए लेकर जाती थी ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ वह दोनों काफी समय तक ऐसा करते रहे और उसके बाद 2 बार वह गर्भवती हुई, लेकिन दोनों बार उनके गर्भ में लड़की थी, इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया, और तीसरी बार जब बेटा था तब उन्होंने उसे जन्म दिया। अब अजीत और कामनी को सारा खेल समझ में आ गया था। तीसरी बार जब निकिता के गर्भ में बेटा था तब उसने मंजू देवी के मन में ये बात भरी कि कामनी ही सब कुछ कर रही है, और कामनी को वहां से हटा दिया ताकि सारा घर वह अकेले हड़प सके और सारा बिजनेस उसका पति अकेले हड़प सके। और पहले 2 बार जब उसे अबॉर्शन करवाना था तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और डॉक्टर ने पेट में बच्चा मारने की बात कही। सब कुछ उन दोनों ने डॉक्टर के साथ मिलकर प्री प्लान कर रखा था और सारा इल्जाम कामनी के सर पर डालकर बड़ी सफाई से उन दोनों को घर और बिजनेस से अलग कर दिया। कितने दिमाग से खेला था इन लोगों ने, क्योंकि अजीत पूरी तरह से फैमिली बिजनेस से दूर हो चुका था और इतने बड़े घर को भी उन लोगों ने छोड़ दिया था। कभी वहां नहीं जाने की सोच ली थी तो अपने आप ही सब कुछ निकिता और सुमित के हाथों में जा चुका था। उधर मंजू देवी अपने पोते के मोह में पागल थी, उन्होंने कभी दिमाग से कुछ सोचा ही नहीं। मोहन अपना नाम उजागर न करने की प्रार्थना करके सारी सच्चाई बताकर वहां से जा चुका था। अजीत चुपचाप डॉक्टर के पास गया और जाकर उसे अच्छे से धमकाया कि अपना यह गंदा धंधा तुरंत बंद कर दे, नहीं तो वह पुलिस को उसकी सारी करतूतें बता देगा, और तभी अभी के अभी चलकर उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताए, नहीं तो अजीत पुलिस को फोन करने में जरा भी देर नहीं करेगा। उसके बाद पुलिस सच्चाई खुद ही पता कर लेगी। डॉक्टर साहब को समझ में आ गया था कि वह फंस चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अजीत की सारी बात मान ली और वादा किया कि वह यह गलत काम बंद कर देंगे। वो अजीत के साथ उसके घर गए और मंजू देवी को सारी सच्चाई बता दी कि सुमित और निकिता ने 2 बार गर्भ की जांच करवाई थी और गर्भ में लड़की थी, इसीलिए उसका अबॉर्शन करवाने के लिए ये सारा नाटक किया था, और तीसरी बार जब बेटा था तो सब कुछ ठीक हुआ। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि निकिता काफी वक्त से गर्भ रोकने की दवाइयां उनसे लेकर जाती थी, ये वो जाने अब वह उन दवाइयों का इस्तेमाल किसके ऊपर करती थी। मंजू देवी के तो होश ही उड़ गए। अजीत ने डॉक्टर साहब को अच्छे से धमकाकर वापस भेज दिया कि अगर उन्होंने अपना ये गलत धंधा बंद नहीं किया तो जेल जाने को तैयार रहे। अब कामनी ने बोलना शुरू किया, माँ जी आपको याद है मेरी शादी के 2 साल बाद निकिता की शादी हुई, लेकिन वह लगातार मेरे टच में थी, लगभग हर महीने वो हमारे घर आती ही थी और कुछ ना कुछ बनाकर लाती ही थी, जिसे अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी। अब समझ में आ रहा है कि मैं गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस खाने में निकिता डॉक्टर से लाई हुई दवाइयां मिला देती थी ताकि मैं गर्भवती ना हो पाऊं। खुद इतनी घटिया हरकत की है और मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। निकिता और सुमित किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे, क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी थी। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था। मंजू देवी ने निकिता को एक जोर का थप्पड़ लगाया और पूछा, ये सब तुमने क्यों किया? तो निकिता ने भी जोर से बोला, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं? अपने बेटे से पूछिए, और सुमित की तरफ देखने लगी।
मंजू देवी को यकीन नहीं हुआ कि ये सब कुछ सुमित का किया धरा है। सुमित ने बोला, माँ, मैं सारी संपत्ति का इकलौता मालिक बनना चाहता था। भाई को रास्ते से हटाने का इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं था और मैं चाहता था कि मैं इस खानदान को बेटा दूं ताकि पूरी तरह से मैं इस खानदान का मालिक बन जाऊं और भाई की कभी कोई औलाद ना हो। इसीलिए मैंने ये सब साजिश रची। सगाई के बाद ही मैंने निकिता को अपनी सारी योजना बता दी थी। इसमें निकिता ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं और निकिता इस पूरे घर के मालिक मालकिन बन गए और आप अपने पोते के साथ खुश थी। हमें बेटी नहीं चाहिए थी। हमने उससे भी छुटकारा पा लिया और हम कभी नहीं चाहते थे कि भाई की औलाद हो, तो निकिता ने उसका भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन हाँ, हम ये सोचना भूल गए कि जब हम इन्हें घर से निकाल देंगे तो उसके बाद तो निकिता धोखे से भाभी को गर्भ रोकने की दवा नहीं खिला पाएगी। बस यहीं पर हमसे गलती हो गई और उस गलती का वही परिणाम हुआ जो होना चाहिए था। भाभी गर्भवती हो गई। ये सुनकर मंजू देवी ने एक जोर का तमाचा सुमित को लगाया। इतने नीच और घटिया हो तुम, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दौलत के लिए, शोहरत के लिए अपने भाई की औलाद नहीं होने दी। अपनी अजन्मी बेटी की जान ले ली तुम लोगों ने। अभी का अभी इस घर से निकल जाओ। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और हाँ, मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ और उसे जीवन भर प्यार करती रहूंगी। जब भी मैं फोन करूंगी मेरे पोते को मुझसे मिलने भेज देना। और हाँ, तुम लोगों को यहाँ आने की और अपनी गंदी शक्ल मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। निकिता और सुमित के पास किसी की बातों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि उनकी घटिया हरकत और घटिया चाल सबके सामने आ चुकी थी। वह चुपचाप उस घर से निकल गए। मंजू देवी कामनी और अजीत की ओर देखकर अपनी गलती का पछतावा अपनी आंखों में आए आंसुओं से कर रहे थे। कामनी और अजीत ने मंजू देवी को गले से लगा लिया और बोला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब हमें ही कुछ नहीं पता था तो आप कैसे जानती? मंजू देवी ने बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सारी सच्चाई सामने आ गई और अब तुम लोगों की भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। पर इस बात की शिकायत हमेशा भगवान से रहेगी कि मुझे ऐसी नीच घटिया औलाद क्यों दी, जिसकी इतनी घटिया सोच है। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? ये कहकर मंजू देवी अजीत के गले लगकर रोने लगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी